दोस्तों, आज हम साथ में जानेंगे कपालभाति क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किस समय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, आशा करता हूँ आप अपना और अपने परिवार के सेहत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे दिनचर्या में हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे टॉक्सिन को हमारे शरीर में न्योता दे देते हैं। ये टॉक्सिन हमारे शरीर में जाके बीमारियां तो फैलाते ही है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उससे भी कमज़ोर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉक्सिन आते कहाँ से हैं। दोस्तों, ये टॉक्सिन आते हैं गंदे पानी से, गंदी हवा से, केमिकल से भरे हुए फल और सब्जियों से, और इसके अलावा हम जो रोज़ यूज करते हैं कॉस्मेटिक, उनसे। दोस्तों, योग में इन्हीं टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी क्लींजिंग टेक्निक बताई गई है, क्रियाएं बताई गई है, जिनको हम कहते हैं षटकर्मा। आज जो हम क्रिया करने वाले हैं कपालभाति, वो भी षटकर्मा का ही एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग इसे प्राणायाम की कैटेगरी में भी डालते हैं, लेकिन एक्चुअली है ये एक क्रिया, क्लींजिंग टेक्निक। इसीलिए कपालभाति का जो सबसे बड़ा काम होता है हमारे शरीर में, वो होता है हमारे फेफड़ों को क्लींजिंग करना, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा भरने की क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कपालभाति का प्रैक्टिस रेगुलर ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे दिमाग को तेज करता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन यानी कि फोकस को बढ़ाता है। दोस्तों, जिन लोगों को साइनस या डायबिटीज़ की शिकायत है, वो भी कपालभाति का प्रैक्टिस रेगुलर कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, उत्तेजित कर। इसीलिए कपालभाति रिकमेंडेड होता है सुबह करें, सोने से पहले ना करें, क्योंकि फिर आपको सोने में तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों, कपालभाति को हम 3 भागों में सीखेंगे। पहला भाग हमारा होगा बैठने का तरीका। दूसरे भाग में हम सीखेंगे कि जो हमारा नाक का पोजीशन क्या होगा, और तीसरे भाग में हम सीखेंगे ये जो हमारा पेट है, पेट का पोजीशन क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम कपालभाति करेंगे तो हमारा बैठने का तरीका क्या होगा। अब बैठने के तरीका में 3 तरीका है, तीनों तरीका मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो बैठने का तरीका है वो है पद्मासन, दूसरा तरीका है अर्ध पद्मासन, और तीसरा तरीका है सुखासन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम पद्मासन हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले दोनों पैर को सामने खोल देंगे। जैसे मुझे दाहिना पैर उठाना है और अपने बाएं जांघ के ऊपर रखना है। फिर हमें बाएं पैर को उठाना है और दाहिने जांघ के ऊपर रख देना है, और दोनों हाथ क्या करना है, ज्ञान मुद्रा में रखना है दोनों घुटने के ऊपर, और रीढ़ की हड्डी सीधा, दोनों आंखें बंद और सीधा होकर बैठ जाना है, चेस्ट अप रहेगा। ये हो गया आपका पद्मासन। अब अर्ध पद्मासन का मतलब है दोनों पैर फिर सामने खोल दीजिए, सामने हो गया। अर्ध पद्मासन जैसे आपका एक पैर ऊपर आ रहा है और एक पैर ऊपर क्या है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको नीचे ही रख देना है। ये हो गया, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और दोनों घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। ये हो गया आपका अर्ध पद्मासन। अब जानते हैं सुखासन। सुखासन हो गया नॉर्मल हम जैसे बैठते हैं, ये बैठ गए, ये हो गया हमारा सुखासन पोजीशन। इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटने के ऊपर, दोनों आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ये हो गया 3 तरीका बैठने का।
इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप चॉइस कर सकते हैं। दूसरा है नाक का पोजीशन। तो आप मेरे नाक के ओर अभी ध्यान देंगे कि जब हम कपालभाति करते हैं तो नाक का पोजीशन हमारा क्या होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, चेस्ट ऑफ, कंधा दोनों ऑफ रहेगा, चेस्ट आपका ऑफ रहेगा, सीधा बॉडी, सीधा बैठना है। सीधा बैठ गए, दोनों आंखें क्या करना है, बंद कर देना है। अब जैसे हम श्वास लिए एक बार, आपको क्या करना है, सिर्फ श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। चेहरे में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब जो तीसरा पोजीशन है पेट, पेट हमारा क्या होगा, जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तो पेट हमारा क्या है, अंदर की ओर जाएगा। एक बार देख लीजिए, जैसे मैं पेट में हाथ रख देता हूँ, हाथ रखने के बाद अब मैं कर रहा हूँ, ये हो गया पेट का पोजीशन। पेट का पोजीशन कहने का मतलब ये है कि जब आप श्वास को बाहर निकालते हैं तो आपका पेट क्या है, अंदर की ओर पिचकना चाहिए ऑटोमेटिक। तो पेट का क्या होगा, ये एक तरह का पंपिंग होता रहेगा। अब हम समझते हैं कपालभाति का प्रैक्टिस किससे नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर आपका हिप सर्जरी हुआ हो तब भी आप कपालभाति का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है तब भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर आपका पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तब भी आप कपालभाति का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और गर्भवती महिलाएं भी कपालभाति का प्रैक्टिस नहीं करेंगी। तो चलिए अभी मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कपालभाति करने का सही तरीका, जो बिगनर्स है उनके लिए भी और जो थोड़ा सा एडवांस है उनके लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो बिगनर्स है उनके लिए, वो 1 मिनट में 20 तक करेंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे वो अपना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं फाइनली दिखाता हूँ बिगनर्स के लिए। ये तो हो गया बिगनर्स के लिए। जो आप फर्स्ट में शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट में 20 टाइम ही करेंगे, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब जो थोड़ा सा एडवांस है, जो बहुत दिन से कर रहे हैं, उनके लिए मैं दिखाता हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ये हो गया जो थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं उनके लिए। अब बात आती है यहाँ कि हम ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, क्या हम कम करेंगे तो हमें कम लाभ होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। आपको कम ही करना है लेकिन सही तरीक़ा से करना है। कहने का मतलब है आप कम करिए लेकिन सही तरीक़ा से करिए, तो फ़ायदा आपको क्या है, दोनों में बराबर ही होगा, बिगनर्स में भी और एडवांस में भी। तो ये हो गया दोनों तरीका। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।